हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में एनवायरमेंटल एनालिसिस का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो एनवायरमेंटल एनालिसिस था इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसका इंटरनल एनालिसिस का पार्ट कवर किया था। आज हम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस को कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट. Micro environment is further divided into different parts, that is supplier, distributor, industry or competitor, customer. And macro is further divided into the different parts, that is known as pestle analysis. सो माइक्रो एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो जो सप्लायर कौन होते हैं, सप्लायर वो होते हैं जो हमारे फर्म को या कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करवाते हैं, डिफरेंट अदर सप्लाईज जिनकी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए उनको प्रोवाइड करवाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो हमारा जो फिनिश गुड्स है उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मेन कॉम्पिटिटर एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस को डिस्कस करना है, जिसमें हम 5 फोर्सेस मॉडल डिस्कस करेंगे विच इज गिवन बाय माइकल पोर्टर. कस्टमर एनालिसिस भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर और उसको हमने अलग से एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. तो आज जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस का पार्ट है उसमें हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस को मेन डिस्कस करेंगे और पेस्टल एनालिसिस के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे. सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो इंडस्ट्री में ही प्रिवेल करता है. सो इंडस्ट्री कैन बी सिंपली be defined as group of firms producing similar product or services. मीन्स जितनी भी कंपनीज या फर्म्स एक तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं. अगर हम कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक तरह से वो कॉम्पिटिटर्स जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और डायरेक्टली compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सारे इंडस्ट्री बन जाते हैं. उन सबका जो मिला हुआ एक ग्रुप है उसको हम इंडस्ट्री कह लेते हैं. आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. जितने सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एलजी है, सैमसंग है, वर्लपूल है, इन सब का मिला हुआ जो एक ग्रुप है उसको हम इंडस्ट्री कह लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. अब हम जो इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन होते हैं, अलग अलग तरह का कंपटीशन हो सकता है. तो अब हम डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे इंडस्ट्री को समझेंगे कि इसमें किस किस तरह का कंपटीशन हो सकता है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट कंपटीशन के बेसिस पर. तो प्रोडक्ट जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि वो इंडस्ट्रीज, वो कंपनीज जो सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती हैं, उनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो एक जैसी रहती है. ऑलमोस्ट उनके जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, प्राइस है या बेनिफिट है वो भी सेम रहता है. यहाँ पर इस जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन है उसको हम फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी के एग्जांपल के साथ समझेंगे. तो अब अगर हम यहाँ पर फोर्ड की बात करें तो फोर्ड माइट compete अगेंस्ट ऑल द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. मीन्स फोर्ड एक कार बनाने वाली कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबके साथ compete कर रही है. यानी कि वो सब भी वही सब चीजें बना रहे हैं और लगभग वैसे वैसे फीचर्स और प्राइस सेगमेंट को डील कर रहे हैं. अब सेकंड हम लेते हैं ब्रांड कंपटीशन. अगर हम ब्रांड के बेसिस पे बात करें तो डिफरेंट ब्रांड आप समझते हो अलग अलग कंपनीज के. सो सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट सेम प्राइस टू सेम कस्टमर. मीन्स प्रोडक्ट में जो फीचर्स होंगे वो भी लगभग सेम होंगे, उनका जो प्राइस रेंज है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ठीक है, तो सभी कंपनियां जो भी उस सेगमेंट उस सेक्टर में डील कर रही हैं और पर्टिकुलर सेगमेंट में डील कर रही हैं वो मोर और लेस अपने प्रोडक्ट के प्राइस एंड फीचर्स को सेम रखेंगे, क्योंकि उन्होंने सेम कस्टमर को टारगेट करना होता है. वैसे भी हम समझते हैं कि सपोज करो अगर हम मारुति की भी बात कर लें जो बड़ी नोन पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी है, टाटा की बात कर लीजिए. जब किसी भी कस्टमर ने कार परचेज करनी होती है तो वो उसके पास मारुति में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टाटा में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. थोड़ा बहुत बस प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़े से फीचर्स चेंज हो सकते हैं, पर जो बेसिक नीड होती है वो ऑलमोस्ट ये सभी लोग पूरा कर रहे होते हैं. तो ब्रांड यानी कि डिफरेंट ब्रांड के बेसिस पे कंपटीशन हो सकता था. अब है फॉर्म ऑफ कंपटीशन. नेक्स्ट है फॉर्म का मतलब है कि जो कंपटीशन है वो अलग अलग तरह का होगा. यानी कि जैसे कि अगर जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है,
अब वो सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही डील नहीं कर रही है, वो अदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी कंपटीशन कर रही है, जैसे कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर। अब मान लीजिए किसी को कोई कार नहीं अफोर्ड कर सकता, तो एटलीस्ट वो मोटरसाइकिल तो लेगा ही। अब इन यहाँ पर हम कौन से सेगमेंट को की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जितने भी ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका जो पर्पस है वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक जो कार मैन्युफैक्चरर है वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर के साथ भी कॉम्पीट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनरिक कंपटीशन। जेनरिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है, that products which are all different in type but are capable of satisfying the same basic need। प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है लेकिन वो वही बेसिक आधारभूत जरूरतों को पूरा कर रहा है कस्टमर की। अब यहाँ पर हम एग्जांपल फिर से लेते हैं, दैट फोर्ड माइट compete against companies that sell major consumer durables, foreign holidays और new homes। अब कार बनाने वाली एक कंपनी को कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कि कंज्यूमर्स की जरूरतों को पूरा करने वाले जो और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी डील करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। नया जो घर बनाना, जो न्यू होम परचेज करने या जो मतलब घर बेचने वाली कंपनियां हैं उनके साथ भी compete करना पड़ेगा। एंड समटाइम्स जो कस्टमर है उसकी ज़रूरतें बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो उस टाइम पर कार खरीदना प्रेफर ना करे बट एक हॉलीडे पर जाना प्रेफर करे, कि वो एक फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहता है। सो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, पर यहाँ पर भी कंपटीशन है। मतलब उनका जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जरूरतें बिल्कुल कस्टमर की अलग हैं, लेकिन फिर भी वो compete कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंडस्ट्री में डिफरेंट फर्म्स हैं और वो अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स को फेस करती हैं, तो हमें एक बार इस सबको समझने की जरूरत थी। अब आता है कि इंडस्ट्री एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डिफाइन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड फीचर्स। मींस इंडस्ट्री को एनालाइज करने से पहले, करते समय आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि उस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं और उनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है, मींस कितना वो डील कर सकते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात की थी, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, अगर आप उस इंडस्ट्री को डील करते हैं, जैसे कि एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाइए। उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई एंड एनालाइज स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप का क्या मतलब है, उस इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनीज हैं वो सेम बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करती हूँ और सेम स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती हूँ, उनका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे कि आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप को एक तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आप उसमें किन किन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर, कि जो भी कंपनीज हैं जिनकी भी आपने लिस्ट बनाई है, उनका साइज क्या है, उनका रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कितना डाइवर्सिफिकेशन वो यूज कर रहे हैं, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज कैसी हैं, कितने नंबर ऑफ मार्केट सेगमेंट्स कितने हैं, कितने टाइप ऑफ सेगमेंट्स में वो डील कर रही हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। इन सब के बेसिस पे आप जो है वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए कि कॉमन स्ट्रेटेजिक ग्रुप कौन से हैं। देन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब की कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पर तो आपने सारे स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स इकट्ठे कर लिए, यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो की कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, डायरेक्ट आपका जो सामना है वो कौन कौन से कॉम्पिटिटर से होने वाला है जो आपके कस्टमर्स को ले सकते हैं। आप उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनके फीचर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, देन इवेल्युएट की कॉम्पिटिटर। जब आपने उनकी यहाँ पर लिस्ट बना ली, उनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब यहाँ पे आपको उन कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करना होगा। मींस किन एरियाज में वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, किन में वो वीक हैं। तभी आप उसके हिसाब से ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आपने क्या प्लानिंग करनी फ्यूचर के लिए और कॉम्पिटिटर्स का फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है। So with this point we move to further point, that is anticipate actions by competitor। जब आपने उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का अंदाजा लगा लिया, तो अब आप उनके पास्ट बिहेवियर और प्रेफरेंस के बेसिस पे ये एस्टिमेट लगाएंगे कि फ्यूचर में उनका एक्शन ऑफ प्लान क्या होने वाला है, सो दैट कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। देन आइडेंटिफाई न्यू कॉम्पिटिटर।
ये 1 बाय 1 हमें देखते रहना होगा। हर जो भी मैन्युफैक्चरर या कंपनी है, कॉन्टिन्यूस रिसर्च करते रहना होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी जो कॉम्पिटिटर है वो आपके फील्ड में एंटर कर सकता है। अभी हम आगे जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस मतलब जो कॉम्पिटिटर की एंट्री का जो रिस्क है वो कहाँ कहाँ पर कितना हो सकता है। ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसके जरिए एक इंडस्ट्री एनालिसिस से रिलेटेड डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है, और उसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस इंडस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर्स हैं और वो किस तरह के हैं। So let's move to our main topic, that is five forces model given by Michael Porter. अब जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि उन्होंने जो माइकल पोर्टर है उन्होंने 5 स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के बारे में बताया है, जिसके जरिए इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो कितना है और किस तरह का है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेकेंड है पोटेंशियल एंट्रेंट, यानी कि नया एंटर जो नया कॉम्पिटिटर है उसके एंटर होने का क्या चांस है। थर्ड है बायर, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। फोर्थ है सप्लायर, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। एंड द लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूट, दैट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अभी हम इन पांचों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं और इनको किस किस तरीके से, क्या क्या पर्सपेक्टिव से हम इनको एनालाइज कर सकते हैं। This is a different presentation of all 5 forces factor. Let's begin with objective of Porter's model of 5 strategic forces. सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस मॉडल को पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये आइडेंटिफाई करना कि लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर कोई जानना चाहता है कि कंपटीशन का लेवल कितना है तो इस मॉडल को समझने के बाद वो समझ पाएगा। एंड मोर ओवर टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ड्राइवन इन इंडस्ट्री, जैसे कि हमने कहा कि 5 तरह की फोर्सेस काम करती हैं, तो उनका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो कितना है, क्योंकि ये फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी उतना ही वो इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव होगी। इसका मतलब उतना ही उस इंडस्ट्री में एक नए कॉम्पिटिटर की एंट्री का चांस कम होगा। तो हम पहले इन फोर्सेस को समझेंगे और फिर हम ये समझ पाएंगे कि कैसे उनकी एंट्री डिफिकल्ट होगी। अब ये जो 5 फोर्सेस हैं ये किस बारे में बताती हैं, एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि जो मॉडल है ऑब्वियसली ये 5 मेजर फोर्सेस को, मतलब 5 मेजर इन्फ्लुएंसेस यानी कि 5 मेजर फैक्टर या फोर्सेस के बारे में बताता है। देन ये सिस्टमेटिक थिंकिंग पर फोकस करता है। इट इफेक्टिवली एंड बिफोर इट्स टाइम अप्लाइड सिस्टमेटिक थिंकिंग मीन्स मॉडल को अप्लाई करने से पहले सारी चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है सिस्टमैटिकली। ठीक है। It showed how competitive rivalry is very much a function of the other 4 forces. जो हमारा फर्स्ट मेन कंपोनेंट था कॉम्पिटिटिव राइवलरी, वो कॉम्पिटिटिव राइवलरी कैसे 4 बाकी कंपोनेंट से कनेक्ट हुआ है इसमें हम वो समझेंगे। It helped predict the long run rate of return in a particular industry. इसमें हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर किसी भी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम एनालाइज करें तो उसमें फ्यूचर में रिटर्न्स मिलने के कितने चांसेस हैं। देन अगर हम सिंपल मार्केट ग्रोथ की बात करें ना, ये उससे कहीं ज्यादा है। मींस इसमें जब हम 5 तरह के फैक्टर्स एनालाइज करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटर उस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होता है। देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे कोई भी कॉम्पिटिटर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंट्री लेता है। देन इट हेल्प्ड कंबाइंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस मींस इसमें हम ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि जो भी इंडस्ट्री के डिफरेंट बाउंड्रीज है दैट उसमें कितना एंट्री बैरियर है, कितना सब्स्टिट्यूएंट्स के आने के चांसेस हैं, उन सब के बेसिस पे ये एनालाइज कर पाएंगे कि कितना इनपुट लगाया जा रहा है और उससे कितना बेनिफिट डिराइव होगा। देन इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्चिंग फॉर इम्परफेक्ट मार्केट। इट मीन्स जब किसी को ये बात समझ आ जाएगी कि इसमें कंपटीशन का लेवल कितना है और अगर उसको लगता है कि जो भी कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है और वो उस वक्त वहां पे एग्जिस्ट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने आप को लॉन्ग टर्म तक, तो वो अपने लिए और मार्केट्स की तलाश कर सकता है कि जहां पर उसके लिए स्कोप हो, मे बी विद द सेम प्रोडक्ट और मे बी विद द मॉडिफाइड प्रोडक्ट। तो उसको ये चीज फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी कि उसके लिए कहाँ पर स्कोप है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, सेल कर पाएगा।
तो ये जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो इन सभी चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी का मतलब कि आप डायरेक्टली उस वक्त आपके इंडस्ट्री में किस तरह का कंपटीशन है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाकी चारों फैक्टर्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। सो लेट्स have a look on different factors. That is, first one is industry competitive structure. अब industry competitive structure का क्या मतलब है कि जिस भी इंडस्ट्री का हम एनालिसिस कर रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स कितनी हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है, इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है या कंसोलिडेटेड है। अब पहले हम इन बातों को डिस्कस कर लेते हैं, दो बातों को। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स कितनी हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपटीशन का लेवल वहां पर कितना है। जितनी जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी ऑब्वियसली कंपटीशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फर्म्स कम होती हैं पर उनके पास मार्केट शेयर ज्यादा होता है, तो वो डोमिनेट करती हैं, वो लीडर की पोजीशन में आ जाती हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वहां पर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स कितनी हैं। दूसरी चीज हमने यहाँ पे टर्म यूज करी, फ्रेगमेंटेड एंड कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। अब फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री क्या होती है? फ्रेगमेंटेड जो इंडस्ट्री है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो बायर्स होते हैं। ठीक है, मतलब छोटे संख्या उनकी ज्यादा होती है बट वो वैसे उनका जो साइज है वो कम होता है। मींस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाइप ऑफ फर्म्स वहां पर एग्जिस्ट करती हैं और वहां पर लो एंट्री बैरियर होता है। लो एंट्री बैरियर का मतलब है कि कोई भी एंटर हो सकता है, उनको वहां पर एंटर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है यहाँ पर क्या होता है कि जो दो फर्म्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कोई एक फर्म जो भी एक्शन लेगी उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसका जो है वो दूसरी कंपनी पर पड़ता है। अब इसमें कंसोलिडेटेड का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जो यूएस एयरलाइन इंडस्ट्री थी इन 2001, जब सितंबर 11 का टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली वहां का जो एयरलाइन बिजनेस था वो काफी ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो एयरलाइन के प्राइसेस थे उनको कम करना शुरू कर दिया ताकि जो डिक्रीज हो रही है डिमांड उसको मेंटेन कर सके। अब अगर एक एयरलाइन इंडस्ट्री ने कम करना शुरू किया तो डेफिनेटली बाकियों को भी ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो इंडस्ट्री होती है उसको हम कंसोलिडेटेड इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। अगर हम फ्रेगमेंटेड का एग्जांपल लें तो इसमें आप ले सकते हो छोटे छोटे जितने भी और तरह के बिजनेसेस होते हैं, जैसे पार्लर्स हो गए, रियल एस्टेट बिजनेस हो गए, हेल्थ क्लब्स हो गए, जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं है। मीन्स सब लोग लगभग एक तरह की सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तभी हम कहते हैं कि वहां पर कोई भी आकर अपनी सर्विसेज की शुरुआत कर सकता है। नेक्स्ट है हाउ स्ट्रोंगर आर द कॉम्पिटिटर, कि कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है। मीन्स उसके पास ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग कर पा रहा है। ठीक है, लेवल ऑफ राइवलरी मतलब कंपटीशन का लेवल कितना है। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन का लेवल है तो डेफिनेटली जो भी हमारी फर्म है उसको भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना होगा। मींस उसको भी अपने प्राइसेस कम करने होंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी होगी। ऑब्वियसली उसका बर्डन अल्टीमेटली फिर से फर्म के प्रॉफिट्स पे पड़ने वाला है, यानी कि उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। पावर ऑफ बायर यानी कि बायर कौन सी पोजीशन में है, वो कितना उनके पास बार्गेनिंग पावर है, कितने वो स्ट्रांग हैं कि उन जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फर्म अपना कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है, यानी कि अगर आपका जो प्लांट लगा रखा है आपने कुछ प्रोडक्शन का, तो क्या आप उसको 100% यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एग्जिट बैरियर का मतलब होता है कि अगर आप उस बिजनेस से एग्जिट भी कर जाएंगे तब भी आपको बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी होती हैं। बिल्डिंग आपने बना दिया, बिल्डिंग आपकी सेल नहीं हो रही है तो फिर आपको उसका मेंटेनेंस तो पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसको एग्जिट बैरियर बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स थे वो कॉम्पिटिटिव राइवलरी को प्रेजेंट करते हैं। इनके बेसिस पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि वहां पर कितना कंपटीशन है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स का। अब आप देखिए कि ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल जो है वो जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री करने की कॉस्ट बहुत कम है। एक वेबसाइट बनानी है जिसमें कोई खास फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप बना सकते हैं। एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी पूरी वेबसाइट बना सकता है और सारी जो है वो उसकी डिजाइनिंग कर सकता है। तो इस केस में अगर हम कहेंगे तो कॉम्पिटिटिव जो राइवलरी है वो बहुत ज्यादा है
कभी भी कोई भी एंटर हो सकता है। तो इनको उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड कंपोनेंट, दैट इज थ्रेट ऑफ एंट्री। अब एंट्री का मतलब न्यू एंट्रेंट, कोई भी नई फर्म एंटर करेगी तो उसके क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला लेवल ऑफ ईज, कि उस एंट्री में उस इंडस्ट्री में एंटर करना कितना आसान है। जैसे मैंने अभी ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लिया, यहाँ पर एंटर करना बहुत आसान है। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो आप देखिए कितनी ही वेबसाइट्स हैं, जो कॉमन हमें पता है उसके अलावा भी कितनी हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब के अलावा भी इतनी सारी हैं। डेली बनती हैं, डेली बंद हो जाती हैं, समटाइम्स हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि इसमें आना आसान है, खर्चा कम है, फॉर्मेलिटीज कम है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत होती है, उसमें एंट्री करना डिफिकल्ट है। तो ऐसे एरिया में कॉम्पिटिटर कम एंट्री कर पाएगा एज कंपेयर टू ई कॉमर्स सेक्टर, जहां पे फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाती है और आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर पा रहे हैं, मीन्स आप उस स्टेज पे हैं या नहीं। ये बात भी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहां पर और एंट्रीज के कितने चांसेस हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में कितने ज्यादा कैपेबल हैं। मींस अगर वो प्रोडक्ट इस तरह का है कि वहां पे डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है तो ऑब्वियसली नई एंट्री मुश्किल है, लेकिन अगर सेम है तो बहुत आसान है। अब हम ई कॉमर्स का वापस एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए सेम जो आर्टिकल्स हैं वो सारी वेबसाइट्स पे पड़े होते हैं, वहां पर बस गुड्स बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है उसमें, सारी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। कई बार इवन बीइंग अ कस्टमर हम कंपेयर भी करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, अमेजोन पे वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, तो कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं मिल पाता ऐसे केस में। तो वहां पे इसीलिए कोई भी एंटर कर जाता है कभी भी आकर। लेकिन अगर यही कुछ कोई डिजाइनिंग आर्टिकल्स हो जहां पर डिजाइन करना हो उसको और वो कोई कॉपी भी ना कर पाए, पेटेंट हो उनका, तो फिर वहां पर एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट एक फैक्टर है। जितनी ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी उतना ही कम चांसेस होंगे किसी भी कॉम्पिटिटर के वहां पर एंटर होने के। जितनी कम कैपिटल चाहिए होगी उतना ही ज्यादा चांस होगा कॉम्पिटिटर के एंटर करने का। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट रिलेटेड हैं, जैसे रॉ मटेरियल की लागत कितनी है। आप बहुत महंगा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो या ठीक ठीक प्राइसेस पर है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। गवर्नमेंट क्या आपको सब्सिडी देती है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हमें इतना जो पैसा है वो तो सरकार से ही मिल जाएगा बिजनेस रन करने के लिए। तो ये भी फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा अडॉप्ट कर रहे हैं आप, मींस कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए आपको कितनी लागत आने वाली है, क्या आपके पास डिफरेंट मोड ऑफ चैनल अवेलेबल है और आप उनको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, इस बात से भी फर्क पड़ता है। देन एग्जिस्टिंग फर्म डू नॉट पोजेस पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर आपकी फर्म जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है आपने उसको पेटेंट करवा रखा है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा रखा है, तो दूसरे फर्म के लिए कॉपी करना मुश्किल हो जाएगा उसको। लेकिन अगर नहीं तो ऑब्वियसली कोई भी फर्म कॉपी कर सकती है और उसमें एंटर हो सकती है। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट है अगर उस प्रोडक्ट को ना लेकर के, उस कंपनी के प्रोडक्ट को ना लेकर के कुछ और प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको कितनी लागत आएगी। अब जो आपके सिंपल कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट हैं, ग्रोसरी है या आपके कपड़े हैं या इस तरह की, इसमें तो कंज्यूमर कभी भी शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ महंगी आइटम्स है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बात कर लें, लैपटॉप खरीदना हो गया, स्मार्ट टीवी परचेज करना हो गया, या इससे भी ऊपर आप चले जाइए ऑटोमोबाइल में कार खरीदना हो गया, बाइक्स खरीदना हो गया, जहां पर थोड़ी सी जो कॉस्ट है वो लैक्स तक पहुंच जाती है, तो उस केस में कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है। मीन्स आप अगर ऐसे सेगमेंट में डील कर रहे हैं कि जहां पर कस्टमर की स्विच करने की लागत ज्यादा है, तो वहां पर कॉम्पिटिटर के आने के चांसेस कम होते हैं। सो दीज वर सम फैक्टर्स यू कैन से, जिससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में कॉम्पिटिटर के एंटर होने का क्या चांस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर मीन्स कस्टमर, कि कस्टमर कितना स्ट्रांग है आपसे बार्गेन करने में। कस्टमर्स हु कलेक्टिवली बिकम अ पावरफुल ग्रुप, ऑब्वियसली बिना कस्टमर के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट।
तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। कई बार वो इतना प्रेशर भी क्रिएट कर देता है जिससे प्राइसेस को कम करना पड़ता है, क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। एंड दीज आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। जैसे जो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने वाले कस्टमर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो प्राइसेस को जो है वो कम करे या क्वालिटी को इंक्रीज करे। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं अगेन ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, कि वहां पर जो कस्टमर के पास जब वाइडर चॉइस है और जो प्रोडक्ट है वो अनडिफरेंशिएटेड है, तो उस केस में जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स आप देखते हैं कितनी ज्यादा सेल्स लगाती हैं, कितने ऑफर्स देती हैं, कितने डिस्काउंट्स देती हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड पर बायर है वो स्ट्रांग है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। सो लार्ज क्वांटिटी वाले कस्टमर तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर ही पाते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज स्टैंडर्ड और अनडिफरेंशिएटेड, वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। बायर इज लार्ज एंड सप्लायर इज स्मॉल। यस, अगर संख्या में बायर बहुत ज्यादा हैं और सप्लायर कम है तो ऑब्वियसली बायर्स की चलती है। लो स्विचिंग कॉस्ट, ये भी हमने डिस्कस किया जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर उनकी जो स्विच करने की लागत बहुत कम है तो वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कभी भी खरीद सकते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, यस, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या उसका सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बायर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आपको उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट टैक्टिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस के कम या ज्यादा करने से क्या आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर कुछ फर्क पड़ता है? देखो, जो आपकी ड्यूरेबल चीजें होती हैं उनमें अगर आप प्राइस कम ज्यादा करते हैं या डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो आप कौन सी किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कि क्या प्राइस चेंज करने से कस्टमर के जो प्रेफरेंस है या जो परचेजिंग कैपेसिटी है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर हाँ तो ऑब्वियसली आपको उस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर जो हमारी कंपनी को रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स को सप्लाईज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। जैसे कि एक बार पहले इसके फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन सप्लायर supplies product have few substitutes and the company is dependent upon the product, अगर उसके प्रोडक्ट जो भी सप्लायर देने वाला है कंपनी को, यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसका सब्सिट्यूट है ही नहीं, देने वाला वही एक सप्लायर है, तब कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है, वो पूरी तरह से सप्लायर पे डिपेंड करती है। और सप्लायर इस पोजीशन में होता है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे कंपनी को रॉ मटेरियल या जो भी चीजें हैं उनको प्रोवाइड करवाए। देन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बाय सप्लायर, कि जो सप्लायर है वो जो प्रोडक्ट दे रहा है ना वो ऐसा प्रोडक्ट है जो बाकियों के पास नहीं मिल पा रहा, मतलब उसने कुछ ना कुछ उसमें ऐसा एड अप किया हुआ है या कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज है उसके अंदर जो कि बाकियों के पास नहीं मिल सकती। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज वेरी हाई बाय द कस्टमर। यस, यहाँ पर सप्लायर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को किसी और कंपनी का खरीदता है तो उसको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, यानी कि जहां पर कस्टमर है अगर वो वही कंफर्टेबल पोजीशन पर रहता है तो ऐसे में सप्लायर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर मेंटेन करके रहेगा। Buyer firm cannot be in a position to integrate vertically forward. Yes, कई बार वर्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्या मतलब होता है कि जो कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही थी अपने सप्लायर से, वो खरीदने की बजाय खुद बनाना शुरू कर दे। अगर वो कंपनी इस पोजीशन में है ही नहीं, वो बना ही नहीं सकती अपना रॉ मटेरियल, उसको खरीदना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सप्लायर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम हमारे पास फास्ट फूड जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखिए जो स्पेशल हैं, अगर आपको जो बर्गर किंग है या आप लगा लीजिए डोमिनोज का पिज्जा है, ये लोग अपनी टर्म्स पे आपको फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनका जो भी क्वालिटी कह लीजिए या जो टेस्ट इन्होंने डेवलप किया हुआ है वो वही कस्टमर को पसंद आ रहा है। आप स्पेशली मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर खाने के लिए वहां जाते हैं तो कुछ तो उसमें खास होता होगा ना। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे ये डिसाइड किया जा सकता है कि जो एक बायर है वो सॉरी जो एक सप्लायर है वो कौन सी पोजीशन में है। द लास्ट इज थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स। जिस सेगमेंट में आप डील कर रहे हैं वहां पर क्या चांसेस हैं कि और लोग आकर के अपना प्रोडक्ट एंटर कर लेंगे,
और सब्स्टिट्यूट मीन्स आपके प्रोडक्ट की जगह कोई और प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन स्विचिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। स्विचिंग कॉस्ट हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट से शिफ्ट करके दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने पर कितनी लागत आ रही है, प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है और क्वालिटी कैसी है। अब आप देखिए, अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें तो अक्सर मतलब बहुत कम केसेस में होता है कि हम पिछला ही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे हम 1 साल के बाद मोबाइल बदलें, 2 साल के बाद बदलें, लेकिन हम उसको नया कुछ डिफरेंट चाहते हैं, कुछ नए फीचर्स चाहते हैं, तो हम हमेशा किसी और कंपनी का लेना प्रेफर करते हैं। अब जो स्विचिंग कॉस्ट की बात है, देखो मोबाइल में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। आप आईफोन वगैरह की बात करते हो तो वहां पर तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट अदरवाइज अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसी वजह से आप देखो कितनी सारी कंपनीज हैं जो मोबाइल प्रोवाइड करवाने, मतलब मोबाइल बना रही हैं और बेच रही हैं और सब प्रिवेल कर रही हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उस यही बात है कि भी आप जिस भी सेगमेंट में हैं, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट्स का एग्जांपल लें या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का लें, इसमें जो सब्स्टिट्यूट के एंटर होने का थ्रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो हर जो कंपनी है उसको ये एक्सेस करना होगा, ये एनालाइज करना होगा कि कितना जो है वो सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट है। तो अब यहाँ पर हमने ये 5 कंपोनेंट्स डिस्कस किए, जिससे इन सबको एनालाइज करने के बाद कोई भी कंपनी ये डिसाइड कर पाएगी कि उस इंडस्ट्री जिसको भी वो डील कर रही है उस इंडस्ट्री में कंपटीशन लेवल कितना है, और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज फ्रेम कर सकती है कंपटीशन को फेस करने के लिए। अब आता है कि कुछ चीजें हैं जो क्रिटिसिज्म कह सकते हैं हम 5 फोर्सेस के, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ हम रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। हम यूनिक जो है वो सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं बता सकते, मीन्स हम क्लियर कट नहीं बता पाएंगे कहीं कहीं पर कि भाई क्या करे क्या फर्म। हमने ये तो बता दिया कि ये पोजीशन है, बट अब करे क्या, ये तो फर्म को खुद ही सोचना होगा, ठीक है। Focus on attractiveness of industry rather than how firms gain an advantageous position. Again, हम ये तो बता रहे हैं कि एक इंडस्ट्री में कितना थ्रेट है, कितनी बार्गेनिंग पावर है, कितना जो है वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, लेकिन ये कैसे बताएं कि कोई फर्म कैसे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। इस चीज की कमी है इसमें। कंपटीशन पे ओवर एम्फेसाइज किया गया है, कॉपरेशन पे थोड़ा कम स्ट्रेस किया गया है, और ऑब्वियसली हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कई बार शॉर्ट जो है वो मतलब एक एक स्नैपशॉट ऑफ टाइम कह सकते हो कि एक टाइम पर तो ये सब चीजें सही लगती हैं, पर लॉन्ग टर्म तक क्या हम कॉन्टिन्यूटी में इन सब चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो अब आगे हम चलते हैं पेस्टल एनालिसिस पे। ये हमने वैसे पहले डिस्कस किया हुआ है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, पर कई बार ये एग्जाम में इसी नाम से आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। P stands for political, E stands for economic, S stands for social, T for technology, L for legal and E for environment। और मार्केटिंग एनवायरनमेंट का लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया हुआ है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। पॉलिटिकल में ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, जो भी वहाँ पे रूल्स हैं उनमें चेंज होने का क्या चांस है, हमारी गवर्नमेंट का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आ सकती हैं। सोशल में वहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है, इनकम पैटर्न कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। टेक्नोलॉजिकल में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, यानी कि टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से जो है वो एनालाइज करने का रेट है वो बदल रहा है। लीगल में टैक्सेशन रूल्स आ सकते हैं, डिफरेंट लॉज आ सकते हैं जो भी चल रहे हैं, उन सबको समझना होगा। और अदर एनवायरनमेंट में कि कस्टमर का जो है वो से रिलेटेड क्या रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कस्टमर का कैसा बिहेवियर है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। आज का जो मेन टॉपिक हमारा यही था कि जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।